देखो, हम लोगों की अभी तक जो क्लास हुई उसमें हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं, है ना, अच्छे से। क्या होता है, क्यों दिया गया, इसका क्या कहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी थोड़ा सा इस टॉपिक को और डिटेलिंग में इसके उतरते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं, ठीक है, कि ये टॉपिक आपसे क्या कहना चाह रहा है, और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको पेपर में दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये पूछा जा सकता है कि स्टेट करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि ये आपने अगर रट्टा मारा तो वैसे का वैसे ही आप विद प्रॉपर इलस्ट्रेशन उसको लिख सकते हो। दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन यहाँ से जो तुमसे पूछा जा सकता है वो ये है कि आप लोगों के पास अगर मान के चलते हैं कोई न्यूमेरिकल आ गया, तो न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो, आपका सिलेबस अभी बहुत ही लिमिटेड है, आपको उतना ज़्यादा दिमाग खर्च ही नहीं करना है कि यार मेरे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आने का सवाल है, कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का सवाल है, कि इस लॉ का सवाल है, उस लॉ का सवाल है। गिन चुन के तुम्हारे सिलेबस में दो ही लॉ है, सवाल या तो कंजर्वेशन ऑफ मास का होगा या तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन का होगा, बस बात खत्म हो जाती है। उसके अलावा और कहीं का भी सवाल आपके पास नहीं आ सकता। तो अभी सवाल को देख के पहचानना आना चाहिए कि वो उन दोनों में से कौन से लॉ का है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमको आगे अप्रोच करना है, ठीक है। जैसे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, जो कि 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब इस तरीके के सवाल आए कि ये वाली चीज़ फलाना चीज़ इसके साथ रिएक्ट करी, रिएक्ट करके ये बना वो बना, तो ये समझ जाओ कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सवाल है। तो प्रॉपर तरीके से हमको चीज़ों को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है, यानी कि प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इथेनोइक एसिड के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, ठीक है। खैर, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों का बन रहा है, और प्लस साथ में क्या बन रहा है 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे प्लस आपका और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, एंड 8.2 ग्राम का सोडियम इथेनोएट, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया प्लस सोडियम इथेनोएट। देखो, ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने आपको सबसे आखिरी में इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि इस टॉपिक पे आते आते आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला कैसे बनाते हैं, इन सब का अच्छा खासा ज्ञान हो गया। अगर मैं पहले पढ़ा रही थी तो तुम पूछते कि ये फार्मूला कैसे आया, वो फार्मूला कैसे आया, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को पीछे से पढ़ाना शुरू किया, राइट। तो अभी क्योंकि तुम्हें फॉर्मूलेज लिखने आते हैं, तो तुम अगर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखोगे तो ये होगा Na2CO3। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आप बना नहीं सकते, उसके लिए आपको ये पता होना पहले ज़रूरी है कि इथेनोइक एसिड क्या होता है। तो याद रखेंगे CH3COOH, इसको इथेनोइक एसिड कहते हैं। ये लोग आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि CO2, फिर बनता है वाटर, फिर बनता है सोडियम इथेनोएट, तो सोडियम इथेनोएट मतलब CH3COONE, बराबर। हर चीज़ कितने कितने क्वांटिटी में बनी है इसका आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपको ये दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम है, ठीक है। आपका एसिटिक एसिड जो बन रहा है वो 6 ग्राम है, जो CO2 वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है वो 2.2 ग्राम है, जो H2O वहाँ पे बनी है वो 0.9 ग्राम है, और जो सोडियम इथेनोएट बना है वो 8.2 ग्राम है। ये सारा डेटा आपको दिया है। अब आपको क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, बोल रहा है शो दैट, शो करना है मतलब ऑब्वियस है कि वही मैथ्स वाला टू प्रूव करना है कि दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
ये जो आंसर निकल कर आया, प्रूव करो कि आंसर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा या फॉलो कर रहा है, ये आप प्रूव करके बताओ। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं, या तो दो कैटेगरीज बन सकती हैं, या तो आपको शो करना होता है कि देखो भाई प्रूव करके दिखाओ कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, या फिर दूसरी कैटेगरी का सवाल कुछ इस प्रकार से आता है कि शो करके बताओ, ठीक है, सॉरी शो करके मत बताओ, फाइंड करके बताओ अगर ये चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ को मास को फॉलो करती है। मतलब या तो पूरा डेटा दे देगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने को कहेगा, और दूसरा केस यहाँ पे ये हो सकता है या तो आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है ऐसा वो बताएगा, और एक आधी डेटा वो बीच में से गायब कर लेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो पहले तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि फॉर रिएक्टेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पहले ये बताना अपने टीचर को, क्वेश्चन चेक करने वालों को कि देखिए मैडम, देखिए सर, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हम लोगों का क्या है, प्रोडक्ट है, ये बहुत ही ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे फॉर रिएक्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो जो लेफ़्ट पार्ट होता है, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसके तरफ ये टेल होती है, ये होता है रिएक्टेंट, और जिसके पास ये आपका एरो होता है, ये एरो जिसके तरफ होता है दैट इज़ राइट हैंड साइड, ये होता है आप लोगों का प्रोडक्ट। तो आपके पास अभी कितने रिएक्टेंट हैं? दो रिएक्टेंट हैं, Na2CO3 एंड CH3COOH। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको वहाँ पे टोटल मास कैलकुलेट करना है। किसका? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। आपके पास जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स का टोटल मास। तो जो रिएक्टेंट नंबर 1 है वो कितना है? 5.3। जो रिएक्टेंट नंबर 2 है वो कितना है? 6। दोनों का एडिशन करोगे कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 11.3 ग्राम। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो मेरे पास रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट मेरे पास इतने का है। फिर हम लोग बात करते हैं फॉर प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो क्या आ जाएगा? टोटल मास किस चीज़ का? प्रोडक्ट्स का। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बताओ कितना आएगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मुझको क्वेश्चन में दी हुई है ना। 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों के मास का एडिशन करना है तो कितना हो जाएगा? 2.2 प्लस आपका 0.9 प्लस आपका 8.2। प्रॉपर तरीके से अगर एडिशन करोगे तो ये आएगा 11.3 ग्राम। ठीक है, अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करने के बाद मुझको एक बात बताओ कि इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर हमने ध्यान से अपनी आंखों को फोड़ फोड़ कर देखा तो हमें क्या पता चल रहा है कि जितना टोटल मास रिएक्टेंट का है, ठीक है, जितना टोटल मास रिएक्टेंट का है उतना ही टोटल मास किसका आ रहा है? आप लोगों के प्रोडक्ट का भी आ रहा है। ठीक है, उतना ही टोटल मास किसका आ रहा है? प्रोडक्ट का भी आ रहा है। और आई थिंक यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। अगर जितना मास रिएक्टेंट का हो अगर उतना ही मास प्रोडक्ट का आ जाए तो इसी को तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो बस अपन लिख देंगे हेंस देयरफॉर इट शोज दैट, ये ऊपर वाली चीज़ देखकर हमको ये पता चलता है दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ फॉलोड। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में जिसका डेटा हमको ऊपर दिया हुआ है वो पर्टिकुलर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो किया गया है। ये चीज़ हमको पता चलती है, दैट्स ऑल। तो कभी भी पेपर में अगर आपको ये पूछा जाए कि बताइए, ऐसा डेटा दे देगा कि ये फलाना फलाना इतना इतना रिएक्ट हुआ, इतना इतना रिएक्ट होकर इतना इतना बना, तो पता लगाओ ये कौन से लॉ को फॉलो करता है। तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए। इतना इतना रिएक्ट किया, इतना इतना बन रहा है। अगर सारे रिएक्टेंट का डेटा दिया है, अगर सारे प्रोडक्ट का डेटा दिया है, और अगर उन दोनों डेटा का मासेस लेफ्ट और राइट का इक्वल भी आ रहा है,
तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, खत्म। ठीक है, वो किसको फॉलो करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, दैट्स ऑल। हाँ, अब इसमें एक बार स्टूडेंट को यहाँ भी एक समस्या का मतलब सामना करना पड़ जाता है कि मैडम कई बार हमको अगर फॉर्मूले नहीं पता रहे तो हम बेचारे छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे। जैसे आपको पता था तो आपने इथेनोइक एसिड की जगह CH3COOH लिख दिया, है ना। लेकिन अगर हमको नहीं पता रहेगा तो हम बेचारे छोटे छोटे पपीज़ क्या करेंगे, बताओ। तो अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी जगह नाम ही लिख दो। अगर आपको नहीं पता है कि इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COH है तो आप इथेनोइक एसिड की पूरी स्पेलिंग लिख दो, खत्म। क्योंकि इस न्यूमेरिकल का फॉर्मूले से तो कोई मतलब ही नहीं है कि फॉर्मूले के थ्रू ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है ना। फॉर्मूले के थ्रू ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, फॉर्मूले से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। तो ऐसे केस में आप वहाँ पे उसका सिंपली क्या कर दीजिए, नाम लिख दीजिए, ठीक है, ओके। अब देखो, अभी इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको एक दो पैटर्न के और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एक दो पैटर्न के और सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं एक पैटर्न आपको बताती हूँ। क्वेश्चन लेट से, मैंने तुम्हारे यार क्या हो गया इसको, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with some oxygen to make 36 gram of water, ठीक है, to make 36 gram of water, ठीक है। figure out how much oxygen, figure out how much oxygen must have been used by applying लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने शॉर्ट फॉर्म में LOCM लिख दिया, ठीक है। अब देखो, वो बोल रहा है कि अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए, ठीक है, तो पानी बनेगा। अब एक बात का ज्ञान अपने छोटे से दिमाग में रखना, भले ही तुम्हें किसी चीज़ का फॉर्मूला पता हो या ना पता हो, क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है पहले उसे प्लस और एरो वाले फॉर्मेट में लिख लो, ठीक है। क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए, तो अगर आपको हाइड्रोजन का फॉर्मूला पता है देन इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं तो आप हाइड्रोजन की स्पेलिंग लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्ट होके क्या हो रहा है, ये दोनों रिएक्ट होके आप लोगों का बन रहा है वाटर, तो ये वाटर। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैसेज होती हैं, तो कभी भी ऐसा लिख देना हाइड्रोजन को H, ये गलत है, इसको लिखा जाता है H2, और ऑक्सीजन भी क्योंकि गैस है इसे लिखा जाता है O2। और ये रिएक्ट करके क्या बना लेती है, ये रिएक्ट करके बना लेती है वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैंने 4 ग्राम की हाइड्रोजन ली जो कि 36 ग्राम का वाटर बना रही है, यानी कि हाइड्रोजन का डेटा मेरे पास कितना है, 4 ग्राम, और जो वाटर बना वो वाला डेटा मेरे पास कितना है, 36 ग्राम। अब वो ये पूछ रहा है कि बताओ 36 ग्राम का वाटर बनाने के लिए आपने, वो 36 ग्राम का वाटर बनाने के लिए आपने H2 के साथ कितने ग्राम का पानी मिलाया होगा। तो हमको क्या करना है, हमको तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है ना। क्यों लगाना है? क्योंकि क्वेश्चन वाला बोल रहा है ना, मस्ट बाय अप्लाइंग LOCM, है ना। तो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू LOCM। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ बट आपको फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डन, ओके। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप लोगों का जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वही सेम मास किसका आना चाहिए, आप लोगों के प्रोडक्ट का भी आना चाहिए, बराबर। अभी रिएक्टेंट में कौन कौन है, रिएक्टेंट में 2 लोग हैं, एक है आप लोगों का 4 और एक है आप लोगों का क्वेश्चन मार्क।
तो 4 प्लस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, प्रोडक्ट यानी कि 36। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन मार्क लिखना अच्छा नहीं लग रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख देंगे मास किसका, हाइड्रोजन का। तो यहाँ से प्रॉपर तरीके से अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना निकल के आता है आप लोगों के पास, 32 निकल के आता है, खत्म। तो आपको बस लास्ट लाइन लिखनी पड़ेगी कि देयरफॉर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वॉज यूज्ड, इतनी ग्राम की ऑक्सीजन हमने यूज़ की थी पानी को बनाने के लिए। तो इसमें हमेशा आपको 2 कैटेगरी के सवाल मिलेंगे, ठीक है। पहला कैटेगरी का सवाल आपको मिलेगा जब आपको ये शो दैट करना हो कि बताओ कि ये फलाना चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। और दूसरा टाइप ऑफ सवाल ये मिलेगा कि वो बोलेगा खुद से कि देखो यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज़ करो, और वो एक आधी रिएक्टेंट गायब कर देगा, एक आधी प्रोडक्ट गायब कर देगा, है ना, और उसके बाद बोलेगा कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये आप बताइए जो गायब किया हुआ है वो कितने का है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर तुम लोगों का हो गया एक छोटा सा टॉपिक। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, उसमें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के नोट्स मिलेंगे। उस नोट्स में PDF होगा, ठीक है, गूगल ड्राइव में लिंक खुलेगी। जब तुम उस गूगल ड्राइव की लिंक को ओपन करोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स तुमको प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेंगे, जो कि तुम्हें वीडियो ख़त्म होने के बाद मुझे एक एक करना है और एक चेक करवाना है। डन, ठीक है। अगर ट्यूशन टाइमिंग में वो चीज़ हो पाई तो, अगर नहीं हो पाई तो प्रॉपर तरीके से PDF बनाकर फिर PDF के फॉर्म में उसको भेजना है, ठीक है। क्या ये सारी बातें क्लियर है? तो ये 2 टाइप के सवाल आपको हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मिल सकते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग तीसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये भी तुम्हारी NCERT से ही लिया गया है। इस सवाल में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बोल रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं 1:2 के 1:8 के रेशियो में, ठीक है, बाय मास। बाय मास इसीलिए लिखा हुआ है कि 1:8 किस चीज़ का रेशो, उसके मोल्स का रेशो, उसके एटम्स का रेशो, उसके मॉलिक्यूल्स का रेशो, किस चीज़ का है वो 1:8 रेशो। तो उसने बताया है कि जब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं, तो मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन, जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने से हम लोगों को बन के मिलता है वाटर। तो जब आप उन्हें कंबाइन कर रहे हो तो उस वक्त मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उस वक्त आप लोगों का मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में आप लोगों का मास ऑफ ऑक्सीजन, इस चीज़ का रेशो होना चाहिए 1:8, ठीक है। उस वक्त इस चीज़ का रेशो कितना लिया गया, 1:8 लिया गया, ऐसा वो कह रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है। इसीलिए बाय मास वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आगे पढ़ो, आगे बोल रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि बताओ कितनी ऑक्सीजन गैस लगेगी ताकि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ हम उसको रिएक्ट करवा सकें, ठीक है, ताकि हम उसको कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा सकें, 3 ग्राम। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको मास ऑफ हाइड्रोजन ये भी दिया हुआ है, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है आपको, 3 ग्राम। तो बोल रहा है कि बताओ हम लोग ऑक्सीजन का मास कितना लें ताकि ये हाइड्रोजन गैस पूरी की पूरी रिएक्ट करके ख़त्म हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, आपको वो जो रेशो दिया हुआ है उस रेशो में जो जो वैल्यूज़ हैं उसको आपको बस पुट करना है। जैसे कि एक इक्वेशन नंबर 1, जैसे कि एक इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखूं तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आप ये ऐसा लिख सकती हूँ मैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। डन, इक्वल टू में आएगा कितना, 1/8। अब तो मुझे कुछ नहीं करना है, अब तो मुझे सादा सादा क्रिस क्रॉस करना है। तो मैंने क्रिस क्रॉस किया और यहाँ से मेरे पास मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया 3 × 8 यानी कि 24 ग्राम।
तो देयरफॉर हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे कि 24 ग्राम ऑफ, ठीक है, क्या लग रही है हमको, ऑक्सीजन गैस लग रही है, तो प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट लगाएंगे कि वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें इतनी ग्राम की ऑक्सीजन गैस लगेगी ताकि वो इतनी ग्राम की ऑक्सीजन गैस क्या हो जाए, रिएक्ट कर जाए, किसके साथ, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, किसके साथ, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, ऐसा। तो कल को जो तुम पेपर में जब तुम क्वेश्चन करोगे तो जो क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा टीचर, ठीक है, तुमको 1:8 का ही रेशो दे। रेशो तो देखो कुछ भी हो सकता है, 2:5, 5:9, जो लेना है ले। ज़रूरी नहीं है कि टीचर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले, वो कोई दूसरे केमिकल्स ले सकता है। तो हमें, मैं अगेन रिपीट कर दूँ, केमिकल से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, केमिकल से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमें उनके फॉर्मूलेज अगर आपको नहीं पता है तो आपको उन फॉर्मूलों से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आपका जो काम है वो क्या है, रिएक्शन को उनके नाम के फॉर्म में लिखो और जो जो गिवन डेटा है उसको उस लॉ में पुट करो। तो फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला नहीं पता हो, उससे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक ढेला फर्क नहीं पड़ता। डन। तो कुछ भी हो सकता है रेशो, मास आपको कुछ भी दिया हुआ रह सकता है ना। और साथ ही साथ में आप लोगों को क्या हो सकता है बताओ, एक और चीज़, आपके साथ ही साथ में रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स वगैरह जो रहते हैं वो भी आपको अलग अलग मिल सकते हैं। ठीक है, बस खत्म। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन के साथ खैर अभी हम लोगों को बातचीत करनी है और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है आगे। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, 3 ग्राम का जो कार्बन है उसको हमने जलाया और जलाकर उसको कन्वर्ट किया 11 ग्राम के कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है ना। ठीक है, आपने 3 ग्राम का कार्बन जलाया, आपने उस 3 ग्राम के कार्बन को जलाकर कन्वर्ट कर दिया किसमें, आपके 11 ग्राम के CO2 में। ठीक है, लेकिन जब 3 ग्राम का कार्बन जलाए हो, जब आप 3 ग्राम का कार्बन जलाए हो तो उस 3 ग्राम के कार्बन को जलाने के लिए आपने जो ऑक्सीजन लिया है, ये बात तो हम सभी बच्चे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन के नहीं जलती। तो जब आपने उस कार्बन को जलाया है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ताकि CO2 प्रोड्यूस हो जाए, तो एक केस आपके पास ये बन रहा है, एक केस आपके पास ये बन रहा है, केस नंबर 1, कि कार्बन आप ले लीजिए 3 ग्राम, ऑक्सीजन आप ले लीजिए 8 ग्राम। तो ऐसे केस में CO2 बन गई जलने के बाद, बोलो कितनी, 11 ग्राम। अब क्वेश्चन में कर दिया उसने थोड़ा सा ट्विस्ट, बोल रहा है कि बताओ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो क्वेश्चन पढ़ो यहाँ से, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी अगर 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 में आगे आते हैं, केस नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, कितने ग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी अगर 3 ग्राम का कार्बन रिएक्ट करवाया जाए 50 ग्राम के ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मतलब आप कार्बन तो 3 ही ग्राम रख रहे हो, लेकिन वो ऑक्सीजन इस बार 8 ग्राम की जगह कितना ग्राम कर दिया गया है, 8 ग्राम की जगह कितना ग्राम कर दिया गया है, 8 ग्राम की जगह इस बार कर दिया गया है आप लोगों का 50 ग्राम। तो वो पूछ रहा है कि बताओ CO2 कितनी बनेगी। ठीक है, CO2 कितनी बनेगी, ये आपसे वो पूछ रहा है, ये उसका आप लोगों से सवाल है ना। ओके मैडम, ठीक है, ओके। तो इस सवाल को अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अब हमारे सिलेबस में 2 ही लॉ है। पहला लॉ है आप लोगों के पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ है आप लोगों के पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इतना तो मानते हो, है ना। उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा या कोई दूसरा लॉ नहीं है। ठीक है, बस तुम्हारे पास जो ये है सो ये है, इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है।
अब देखो चीज़ें आपसे क्या पूछी जा रही हैं कि 3 ग्राम कार्बन तो भैया उतने का उतना ही रहेगा, ऑक्सीजन को अगर मैं 50 ग्राम कर दूँ तो फिर मेरे पास CO2 कितना बनेगा। तो कई लोग इसमें बोलेंगे आपको कि ठीक है, इस सवाल को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कर लेते हैं। कई अब लोग आपको ये बोलेंगे ठीक है कि यार इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से कर लेते हैं। तो आपको अपनी बुद्धि चलानी है कि ये जो क्वेश्चन है ना, बराबर ये क्या होगा, किस लॉ से किया जाएगा। तो ऐसे केस में अपना जो छोटू सा दिमाग है, वो छोटू सा दिमाग हम इस्तेमाल करते हैं। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रही थी तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 ग्राम ऑक्सीजन को 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन लगा, सारा का सारा कार्बन ख़त्म हो गया। ठीक है, सारा का सारा कार्बन ख़त्म हो गया और क्या हुई, आपकी 11 ग्राम की CO2 बन गई। ठीक है, बराबर, अच्छा बराबर 11 ग्राम की CO2 आपकी बन गई। ओके, यानी कि वो जो 8 ग्राम का ऑक्सीजन है, यानी कि जो 8 ग्राम का ऑक्सीजन है, उस 8 ग्राम वाले ऑक्सीजन को 11 ग्राम CO2 बनाने के लिए 11 ग्राम CO2 बनाने के लिए 3 ग्राम कार्बन लगा था। बराबर, आप 8 ग्राम क्या ले रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, तो 8 ग्राम लेने से 11 ग्राम CO2 बना था। लेकिन अब मैंने उस 8 ग्राम को कन्वर्ट कर दिया किसके साथ, 50 वाले के साथ। मैंने 50 वाले के साथ कर लिया। लेकिन अगर मैं 50 की जगह अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 50 की जगह 5000 कर दूं, अगर मैं 50 की जगह 5 लाख कर दूं, ठीक है, मैं ये सारी हरकतें कर दूं, 50 की जगह 500 की जगह 50 लाख वगैरह 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 वगैरह, ये सारा काम अगर मैं कर दूं, तो क्या आंसर में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा? कि 11 ग्राम बनती थी, 11 ग्राम बनेगी या 11 ग्राम ही बनती रहेगी, ऐसा कुछ आएगा चेंज कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा, कुछ आएगा चेंज? तो वो अब हमको सोचना पड़ेगा, वो क्या है। वो हम ये सोचेंगे, बताओ कि मैडम 8 ग्राम तो पूरे के पूरे 3 ग्राम कार्बन को खा जाती है। मतलब 8 ग्राम अगर आपने उसको ऑक्सीजन दे दी, तो उस 8 ग्राम ऑक्सीजन में तो पूरा का पूरा 3 ग्राम कार्बन खत्म हो गया। अगर तुम अब 8 का 18 भी कर देती हो, तुम 8 का 8000 भी कर देती हो, तो कार्बन तो है ही नहीं ना रिएक्ट करने के लिए। क्योंकि देखो CO2 अकेला ऑक्सीजन नहीं बना रहा है, ठीक है, CO2 अकेला ऑक्सीजन नहीं बना रहा है, CO2 कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की वजह से बन रही है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया और तुम्हारे पास सिर्फ कार्बन है तो भी CO2 नहीं बनेगी। अगर कार्बन खत्म हो गया और तुम्हारे पास सिर्फ ऑक्सीजन है तो भी CO2 नहीं बनेगी। मतलब CO2 के बनने के लिए आप लोगों के पास में कार्बन का होना भी ज़रूरी है और आप लोगों के पास ऑक्सीजन का भी होना ज़रूरी है। आपके पास दोनों का होना ज़रूरी है। सिर्फ एक क्वांटिटी अगर एक्सेस अमाउंट में है, अगर सिर्फ एक क्वांटिटी एक्सेस अमाउंट में है, तो उसके एक्सेस अमाउंट में होने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्या यार, इसके एक्सेस अमाउंट में होने से मेरे को तो देख फ़ायदा हो गया। अरे अगर ऑक्सीजन ढेर सारी तुम्हारे पास है भी तो किस काम की है वो ऑक्सीजन? क्योंकि 8 ग्राम का जो अकॉर्डिंग टू केस 1 अगर मैं चलूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1 अगर मैं चलूँ, तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज़ कम्प्लीटली यूज्ड अप। ठीक है, उसको आपने कम्प्लीटली क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। इज़ कम्प्लीटली यूज्ड किस काम के लिए? इज़ कम्प्लीटली यूज्ड बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 8 ग्राम ने उस 3 ग्राम के कार्बन को कम्प्लीटली यूज़ कर लिया। मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन के पूरी ये क्षमता है कि 3 ग्राम को उसने क्या कर दिया, 0 ग्राम। उसने पूरे के पूरे 3 ग्राम को क्या कर दिया, 0 ग्राम। तो इसका मतलब दैट इज नो मोर कार्बन इज लेफ्ट।
ठीक है, नो मोर कार्बन इज लेफ्ट, ठीक है, आपके पास अब कोई भी कार्बन नहीं बचा टू फॉर्म CO2, है ना। CO2 बनाने के लिए आपके पास अब कोई कार्बन ही नहीं बचा। CO2 बनाने के लिए अब आपके पास कोई भी कार्बन ही नहीं बचा, ठीक है, आपके पास क्या नहीं बचा, कोई भी कार्बन ही नहीं बचा। इसका मतलब दैट इज, ठीक है, इफ़ यू टेक 50 ग्राम ऑफ O2, इफ़ यू टेक 50 ग्राम ऑफ O2, अगर आप 50 ग्राम की O2 लेंगे यानी कि ऑक्सीजन लेंगे, देन ओनली 8 ग्राम विल बी यूज्ड, ओनली 8 ग्राम विल बी यूज्ड, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम ही यूज होगी, ठीक है, एंड 42 ग्राम विल रिमेन एज इट इज, ठीक है, वो 42 ग्राम की O2 उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 42 ग्राम की जो O2 है वो 42 ग्राम की O2 एज इट इज रहेगी, यानी कि अनरिएक्टेड रह जाएगी, है ना, बराबर। वो 42 ग्राम की O2 क्या रह जाएगी, अनरिएक्टेड हो जाएगी। बट क्वेश्चन वाला हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैडम देखो ना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए ना, तो ज़्यादा नहीं बनेगी, ठीक है, दैट इज़ 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म। क्यों 11 ग्राम, ठीक है, क्योंकि कार्बन तो ख़त्म हो गया, कार्बन तो है ही नहीं, तो जब कार्बन ही नहीं है तो CO2 कैसे बनेगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि 50 ग्राम लेने से ज़्यादा CO2 बन जाएगा, तो कार्बन भी तो ज़्यादा लेना चाहिए था, कार्बन तो तुम उतना ही लिए, कार्बन तो तुम उतना ही लिए, कार्बन तो खत्म हो गया, बिना कार्बन के क्या अकेले ऑक्सीजन CO2 बना लेगी, नहीं बनाएगी, तो देयरफॉर 11 ग्राम ऑफ CO2 विल फॉर्म। अब वो ये पूछ रहा है कि बताओ कौन सा लॉ आपको समझ में आता है। तो देखो हमने कल एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर दुनिया में CO2 बन रही है, चाहे वो किसी भी सोर्स से बने, तो उसके बनने का एक फिक्स रेशो होता है कि इतना इतना ग्राम मिक्स होगा तो इतना इतना ग्राम ही बनेगा। अगर आप उस रेशो में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करो तो आपका आंसर नहीं आता। तो देयरफॉर यहाँ पे क्योंकि हम लोगों का रेशो फिक्स है, ठीक है, बराबर, तो दिस केमिकल कॉम्बिनेशन, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन जो है वो कौन सा लॉ गवर्न कर रहा है, इज गवर्न बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, कि दो चीज़ें जब आपस में मिक्स होती हैं तो उनके मिक्स होने का जो रहता है, जो नियम रहता है, ठीक है, कि इसको इसको मिक्स करेंगे तो ये फलाना फलाना बनेगा, ठीक है, वो फिक्स हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते अनलेस एंड अनटिल आप दूसरी क्वांटिटी को भी इंक्रीज ना कर रहे हो, ठीक है। तो ये कौन से लॉ को गवर्न कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बस ये तुम लोगों के साथ थोड़ा मोटा डिस्कशन करना था। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक PDF भी होगा, उस पर्टिकुलर